बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ाज़ साइंस एकेडमी। आज उर्दू ज़ुबान तश्कीलो इर्तिका के सिलसिले की जो कड़ी है उसका तीसरा लेक्चर आज आपके सामने पेश किया जा रहा है और आज हम उर्दू ज़ुबान की तश्कील से मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उन पर बात करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आगाज़ करते हैं। उर्दू ज़बान की इब्तदा और आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं और इन नज़रियात में बहुत ज़्यादा तज़ाद भी जो है वो हमारे सामने आता है तहक़ीक़ की शक्ल में। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी अहम है और वो है कि इन तमाम शख्सियात ने जिन्होंने मुख्तलिफ़ नज़रियात उर्दू ज़बान की तश्कील और इर्तिका से मुतल्लिक़ पेश किए हैं, वो एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और वो ये है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान फ़ातिहीन आए और वो जो भी अपने साथ ज़बान लेकर आए, उन्होंने हिंदुस्तान में जो मकामी लोग थे उनके साथ जो मेलजोल इख्तियार किया और मुकामी बोलियों के जो अल्फाज जो वो ज़बान लेके आए थे उनके साथ शामिल हुए। तो बाहर से आने वाली ज़बानों के साथ जब मुकामी बोलियों का इश्तराक पैदा हुआ तो एक नई ज़बान का ढांचा जो है वो तैयार हुआ जिसे उर्दू ज़बान कहा जाता है। तो उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारी जदीद तहक़ीक़ भी हो चुकी है, लेकिन मुहक्किकीन किसी एक नज़रिए पर कभी भी मुत्तफ़िक़ नहीं हुए हैं और किसी भी लिसानी नज़रिए को हतमी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन तमाम नज़रियात जो हैं वो अपनी जगह पर बहुत अहमियत के हामिल हैं। कुछ मुहक्किकीन ने बहुत बेहतरीन दलाइल पेश किए और कुछ जिन पर ज़्यादा तनकीद हुई वो अपने नताइज के सिलसिले में ठोस दलाइल देने में जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। बहरहाल उर्दू की इब्तदा के हवाले से मीर अमन ने बागो बहार के दिबाचे में जिन ख़यालात का इजहार किया है वो लिसानी नौयत के तो नहीं हैं, लेकिन इससे उर्दू ज़बान की इब्तदा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मीर अमन दहलवी ने कहा कि बागो बहार के दिबाचे में वो लिखते हैं कि जब अकबर बादशाह अपने तख्त पर बैठे तो बहुत सारे जो अलग अलग खित्तों और इलाकों के लोग थे वो तख्त के इर्द गिर्द जमा हुए और उनकी बोलियां बिल्कुल जुदा जुदा थीं और जो वो लेन देन किया करते थे, सौदा सल्फ एक दूसरे के साथ ख़रीदारी किया करते थे, उसके नतीजे में जो अल्फाज आपस में मिले उससे एक नई ज़बान का ढांचा तैयार हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी असारुल सनादीद में यही लिखा है, इसी किस्म के ख़यालात का इजहार किया है कि मुख्तलिफ़ कौमों के लोग जब सौदा सल्फ ख़रीदने के लिए अपनी अल्फाज का अदल बदल करते और मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलाकर बोलते तो फिर इसके नतीजे में एक नई ज़बान का ढांचा जो है वो तैयार हुआ। तो उर्दू ज़बान की इब्तदा के बारे में ये दो बातें हमारे सामने आती हैं। उसके बाद जो नज़रिया हमारे सामने आता है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का पेश करदा नज़रिया है उर्दू और ब्रिज भाषा। शुरू में उर्दू का माखज़ ब्रिज भाषा को जो है वो समझा जाता था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में उर्दू को ब्रिज भाषा की जो है वो बेटी करार दिया है। ब्रिज भाषा जो ज़बान है तलबा व तालिबात, ये आगरा और मिथरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बोली जाती थी। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसम फ़ाइल, इसम ज़र्फ़, हरफ़ शर्त, हरफ़ ताकीद, हरफ़ तरदीद, हरफ़ तमन्ना, हरफ़ इजाब और हरफ़ नफ़ी जो हैं उन्होंने कहा कि फ़ारसी ज़बान से लिए गए हैं और इस सिलसिले में इन अल्फाज का तज़किरा करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ़ अल्फाज के हवाले दिए हैं और कहा है कि ये वो हरूफ हैं जो कि भाषा में संस्कृत भाषा, अरबी और तुर्की से उर्दू ज़बान में आए हैं। हाफिज़ महमूद शेरानी और शौकत सब्ज़वारी ने, जो कि बहुत बड़े माहिरीन लिसानियात हैं, उन्होंने इस नज़रिए की तरदीद की है और इससे इख्तलाफ किया है और उन्होंने इसके नताइज पर जो है वो अपने दलाइल भी पेश किए हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो नहीं मानते कि ब्रिज भाषा से इसका मस्कन जो है वो उठा। बहरहाल ये एक जो है वो लंबी बहस है, लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो नज़रिया उर्दू और ब्रिज भाषा है ये काफ़ी अरसे तक इसने मकबूलियत हासिल की।
उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक और नज़रिया हमारे सामने आता है दक्कन में उर्दू। दक्कन में उर्दू का नज़रिया तलबा व तालिबात ये नसीरुद्दीन हाशमी ने जो है वो पेश किया। और नसीरुद्दीन हाशमी का जो ताल्लुक़ है वो हैदराबाद से था और उन्होंने दक्कनियात के हवाले से काबिल कद्र तहकीकी काम जो है वो सर अंजाम दिया है। उन्होंने उर्दू की इब्तदा का सुराग दक्कन से लगाया और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी शाहकार किताब दक्कन में उर्दू तहरीर की, जो कि तहकीकी हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है और हम इसे उर्दू ज़बान व अदब में तारीख़ के हवाले से बड़ी शानदार किताब जो है वो कह सकते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी ने जो दक्कन में उर्दू का नज़रिया जो है वो पेश किया, तो उनके मुताबिक इनका कहना है कि अरब के ताजर जो हैं वो तजारत की गर्ज से दक्कन में आया करते थे और यहीं पर क़याम पजीर भी हुआ करते थे। लिहाजा दक्कन के जो मकामी लोग थे उनके साथ जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू हुआ करती थी और लेन देन के जो मामला तय किए जाते थे, इस सिलसिले में दोनों ज़बानों का आपस में मेल जोल हुआ। यानी दक्कन की मुकामी बोली दक्कनी बोली और अरब से तजारत की गर्ज से आने वाले जो लोग अरबी बोला करते थे उनके तवस्सुत से जो है वो मामला तय हुए और यूँ एक नई ज़बान का ढांचा तैयार हुआ, जिसकी वजह से उर्दू ज़बान जो है वो मार्ज़े वजूद में आई। जदीद तहकीकात की रोशनी में अगर हम देखें तो ये दावा कोई ज़्यादा मुस्तनद नहीं है और डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन ने इस नज़रिए को कबूल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस नज़रिए को रद्द किया है और दलाइल के तौर पर वो कहते हैं कि अरबी एक सामी नस्ल की ज़बान है जबकि उर्दू का ताल्लुक़ आर्याई ख़ानदान से है, इसलिए दक्कन में उर्दू की इब्तदा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दक्कन के हवाले से मुख्तलिफ मुहक्किकीन की तहकीक मौजूद है। बाज़ मुहक्किकीन इसे उर्दू का रूप करार देते हैं, मगर बाज़ मुहक्किकीन इसे उर्दू से बिल्कुल अलग ज़बान करार देते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी अपने नताइज के बारे में ठोस दलाइल देने में कामयाब नहीं हुए, मगर इसके बावजूद उन्होंने उर्दू अदबियात की इब्तदाई सूरतों को दक्कन ही में जो है वो तलाश किया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद हमारे सामने जो नज़रिया आता है वो है सिंध में उर्दू। उर्दू की पैदाइश के हवाले से सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नक़ूश सुलेमानी में जो लिसानी और तहकीकी नताइज पेश किए हैं वो अहमियत के हामिल हैं। आपने मकाला में जिसका नाम है उर्दू क्यों कर पैदा हुई, उन्होंने अरबों की बरसगीर आमद और बरसगीर के साहली इलाकों पर खलीज फ़ारस के असरात और फ़तह सिंध के बाद मुसलमानों और मकामी लोगों के मलाप से वजूद में आने वाली तहज़ीब और ज़बान को जो है वो सिंध का मौलद जो है वो करार दिया और यहीं से अपनी तहकीक को शुरू किया। सिंध में उर्दू का नज़रिया जो है वो चूँकि सैयद सुलेमान नदवी का है, तो इनका कहना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ जो है वो सिंध पर हमला आवर हुआ तो फिर यहाँ पर कुछ अरसे तक बाकायदा तौर पर हुकूमत कायम हुई। तो इस दौर में मकामी लोगों से मेल जोल की वजह से जो ज़बान मार्ज़े वजूद में आई वो उर्दू ज़बान की इब्तदाई शक्ल थी। अगरचे सिंधी ज़बान में अरबी अल्फाज की तादाद बनिस्बत दूसरी ज़बानों के ज़्यादा है और सिंधी ज़बान का रस्मुल ख़त भी अरबी ज़बान से मुतासिर नज़र आता है, बल्कि अरबी रस्मुल ख़त की तरह ही लिखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद तहकीक से साबित होता है कि सिंध के लोगों पर मुसलमानों की तहज़ीब और मुआशरत का असर तो पड़ा, लेकिन उर्दू ज़बान ने यहाँ से जन्म जो है वो नहीं लिया। बल्कि इस सिलसिले में एक जगह पर सैयद सुलेमान नदवी अपनी बात अपने दलाइल में तायीद पेश करते हैं और दूसरे ही लम्हे उसकी तरदीद भी कर देते हैं। मसलन सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का ताल्लुक़ सिंधी से जोड़ा और उन्होंने कहा कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में फ़ाते बनकर आए थे, लिहाजा अरबी और सिंधी के मिलाप से जो ज़बान मार्ज़े वजूद में आई वो उर्दू ज़बान है। और उनका कहना है कि उर्दू ज़बान का जो इब्तदाई खाका है वो वादी सिंध में ही तैयार हुआ। इन्होंने इनकी लिखी हुई कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि उनका कहना है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचते हैं,
इसलिए करीन क़यास ये है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, इसका हयूला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। इसके बाद वादी सिंध के बाद वो खुद एक और जगह एक बात जो है वो कोट करते हैं और लिखते हैं कि हम जिसको आज ज़बान उर्दू मुअल्ला कहते हैं, हकीकत में वो दिल्ली और अतराफ़ दिल्ली की पुरानी बोली है जो वहाँ पहले बोली जाती थी। यानी सैयद सुलेमान ने पहले सिंध में उर्दू की पैदाइश के हवाले से बात की और उसके बाद वो फ़ौरन अपनी बात की तरदीद कर देते हैं और कहते हैं कि जो ज़बान दिल्ली और इसके गिरदोनवा में बोली जाती थी, वहाँ से उर्दू ज़बान जो है वो उसने जन्म लिया। तो यूँ अपनी बात की उन्होंने ख़ुद ही जो है वो तरदीद कर दी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उसके बाद जो अगला नज़रिया है वो है दिल्ली में उर्दू। इस नज़रिए को पेश करने वाले डॉक्टर मसूद हुसैन और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी हैं और इस नज़रिए के हामिल मुहक्किकीन अगरचे लिसानियात के असूल से वाकिफ़ हैं, लेकिन उर्दू ज़बान की पैदाइश के बारे में दक्कन और सिंध की तरह ये भी गलत फहमी का जो है वो शिकार रहे। डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान लिसानियात में पीएचडी थे और पीएचडी के मकाले के इब्तदाई अबवाब मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू के नाम से जो है वो उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। इनका कहना है कि दिल्ली और इसके गिरदोनवा में जो ज़बान बोली जाती थी उससे जिस ज़बान ने जन्म लिया वो उर्दू ज़बान जो है वो कहलाई। लेकिन जदीद तहकीक के बाद ये साबित होता है कि दिल्ली ने उर्दू ज़बान की नशोनुमा में अहम किरदार तो अदा किया, लेकिन दिल्ली को उर्दू ज़बान का मस्कन करार नहीं दिया जा सकता। इस सिलसिले में जो है वो बहुत सारे दलाइल पेश किए गए जिसमें दिल्ली में उर्दू पर जो है वो तनकीद भी की गई है और ये कहा गया है कि दिल्ली का मस्कन जो है वो उर्दू का मस्कन जो है वो दिल्ली नहीं है। डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान ने हरियाणी, मेवाती, खड़ी और ब्रिज भाषा की ज़बानों को उर्दू के माखज़ के हवाले से अहम करार दिया है और इनका कहना है कि इन चारों ज़बानों के असरात और फिर इन असरात के ज़ाइल होने की बाबत खड़ी बोली को उन्होंने उर्दू का माखज़ करार दिया है। उर्दू के हवाले से इनका ये मौक़िफ़ भी रहा है कि उर्दू शुरू में किसी एक ज़बान से फैज़याब नहीं हुई है और ना इसका माखज़ एक ज़बान रहा। ये बोलियाँ दिल्ली के गिरदोनवाह में बोली जाती थीं और बाद में उर्दू खड़ी बोली की एक शक्ल में जो है वो हमारे सामने आई, लिहाजा दिल्ली जो है वो इसका मस्कन हो सकता है। ये अलग अलग नज़रियात हैं जो मुख्तलिफ़ माहिरीन लिसानियात और मुहक्किकीन ने पेश किए। इसमें एक नाम प्रोफेसर कुमार चटर्जी का भी है। डॉक्टर सेंती कुमार चटर्जी इनका पूरा नाम है और इनकी जो किताब जो है वो सामने आती है उसका नाम है हिंद आर्याई और हिंदी। ये किताब अंग्रेज़ी में थी, बाद में इसे अतीक सदीकी ने तर्जुमा करके शाया किया। तो ये किताब जो है वो 180 सफ़ात के तर्जुमे पर जो है वो मबनी है, जिसमें उर्दू की पैदाइश के हवाले से नज़रियात भी जो हैं वो शामिल हैं। प्रोफेसर कुमार चटर्जी ने भी इस नज़रिए की तायीद की है कि मुसलमानों ने जो ज़बान अपनाई वो इस दौर में पंजाब में मुरव्वज थी। वो पंजाबी और उर्दू के मज़बूत रिश्ते के कायल हैं और पंजाबी के साथ साथ दिल्ली के गिरदोनवा में बोली जाने वाली ज़बान यानी खड़ी बोली के कायल भी नज़र आते हैं और खड़ी बोली को उर्दू की करीब तरीन ज़बान जो है वो मानते हैं। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी भी उर्दू के बहुत अजीम तरीन माहिरीन लिसानियात में शुमार होते हैं और उन्होंने लिसानियात के हवाले से हमारे सामने काबिल कद्र सरमाया छोड़ा है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये बात याद रखिएगा कि तहकीक के हवाले से ये जो मैं नाम आपके सामने पेश कर रही हूँ इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इन लोगों ने बड़ी जांफिशानी के साथ उर्दू ज़बान से मुतल्लिक मालूमात जो हैं वो हम तक पहुँचाई हैं। लिहाजा इन शख्सियात के बारे में आगे चलकर हमारे लेक्चर में जो है वो मज़ीद तफसील ज़रूर शामिल होगी। अभी हम सिर्फ़ इनके उर्दू ज़बान से मुतल्लिक जो पेश करदा नज़रियात हैं उन पर बात कर रहे हैं।
डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी जो है वो मेरठ में पैदा हुए थे और कराची में उनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने लिसानियात और ख़ास तौर पर उर्दू लिसानियात के हवाले से बहुत सारी कुतब जो हैं वो तहरीर की हैं और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से उर्दू ज़बान का इर्तिका के उन्वान से PhD का मुकाला जो है वो लिखा है। इनके नज़दीक उर्दू और पाली दोनों ज़बानों का माखज़ एक ही है। इनके ख़्याल में उर्दू खड़ी या विदक बोलियों से जो है वो ताल्लुक़ रखती है और इन्होंने उर्दू के इर्तिका और मुअल्लत के हवाले से दिल्ली के इर्द गिर्द बोले जाने वाली ज़बानों को अहमियत दी है और दिल्ली को ही उर्दू का मस्कन करार दिया है। उर्दू को दिल्ली और मज़ाफ़ात दिल्ली की ज़बान करार देने वालों में शौकत सब्ज़वारी भी जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन इनके साथ साथ पहले डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान का ज़िक्र भी आया कि उन्होंने भी उर्दू को दिल्ली का जो है वो मस्कन करार दिया। इसके साथ साथ राम बाबू सक्सेना, डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, हामिद हसन कादरी, डॉक्टर ज्ञानचंद जो हैं ये सब इस बात पर जोर देते हैं कि उर्दू दिल्ली और इसके नवा में बोली जाने वाली ज़बानों से ताल्लुक़ जो है वो रखती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस नज़रिए ने सबसे ज़्यादा जो है वो शोहरत हासिल की और जो सबसे ज़्यादा मोतबर नज़रिया समझा जाता है, हालांकि इस नज़रिए से भी मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस नज़रिए में हमें सबसे ज़्यादा दलाइल नज़र आते हैं, ठोस शवाहद नज़र आते हैं, वो है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू का नज़रिया मशहूर माहिर लिसानियात और मुहक्किक हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपने गहरे मुताले और ठोस तहकीकी बुनियादों पर कायम किया। इनका दावा है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा उस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गज़नवी और शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर हमले कर रहे थे। इन हमलों के नतीजे में फ़ारसी बोलने वाले मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत पंजाब में कायम हुई और ये हुकूमत जो है वो 200 साल तक क़याम पजीर जो है वो रही। इस तवील अरसे में एक नई ज़बान का बुनियादी ढांचा तैयार हुआ जिसे आज उर्दू ज़बान का नाम दिया जाता है। अपने नज़रिए की सदाकत में हाफिज़ महमूद शिरानी ने ठोस दलाइल जो हैं वो पेश किए हैं और उस दौर के बहुत सारे शोरा का कलाम जो है वो बतौर सबूत उन्होंने पेश किया है, जिसमें पंजाबी, फ़ारसी और मुकामी ज़बानों के असरात से एक नई ज़बान की इब्तदाई सूरत जो है वो नज़र आती है, जिसे बाद में उर्दू ज़बान कहा गया। हाफिज़ महमूद शिरानी का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में आने वाले मुसलमान फ़ातिहीन तुर्क और अफ़गान इसमें शामिल थे। सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में इन मुसलमान फ़ातिहीन की कसीर तादाद पंजाब में आबाद हुई और इनके साथ आते हुए बहुत सारे उलमा जो हैं और सूफिया वो पंजाब की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने दीन की खिदमत की और दीन की तबलीग का आगाज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। लिहाजा एक दूसरे की ज़बान को समझने के लिए पंजाबी और फ़ारसी ज़बान के इश्तराक से एक नई ज़बान के खदोखाल जो हैं वो वाज़े होना शुरू हुए। चंद सालों के बाद सारे शमाली हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत जो है वो कायम हो गई और लाहौर के साथ दिल्ली में मुसलमानों की हुकूमत भी जो है वो कायम होगी। एक मरकज़ लाहौर बन गया और दूसरा मरकज़ मुसलमानों की हुकूमत का दिल्ली बन गया। लिहाजा पंजाब में जो बोलियां बोली जाती थीं और दिल्ली में जो बोली जाती थी और दिल्ली के मज़ाफ़ात में जो बोलियां बोली जाती थीं, इन सब ने फ़ारसी के साथ इश्तराक किया या इनका फ़ारसी के साथ इश्तराक हुआ और एक नई ज़बान का ढांचा तैयार हुआ। लिहाजा हाफिज़ महमूद शिरानी का कहना है कि लाहौर के साथ साथ दिल्ली और इसके गिरदो नवा की मकामी बोलियां भी फ़ारसी ज़बान में शामिल हो गई। तारीख़ी और सियासी वाक़यात और दलाइल के साथ जो है वो उन्होंने ये साबित किया है कि उर्दू और पंजाबी की लिसानी शहादतों के ताल्लुक़ से जो है उन्होंने अपने नज़रिए की सदाकत पर ज़ोर दिया है। उनका कहना है कि उर्दू अपनी सर्फ़ नहव पंजाबी, मुल्तानी, सराइकी
ज़बान के बहुत करीब है। ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपके साथ अज़ीज़ तलबा तालिबात डिस्कस करने जा रही हूँ कि हाफिज़ महमूद शेरानी का जो है वो ये कहना है कि उर्दू सर्फ़ व नहव यानी उर्दू के जो ग्रामर और कवायद के असूल हैं वो पंजाबी, मुल्तानी, सराइकी के जो ग्रामर के असूल हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी कुर्बत पाई जाती है। हाफिज़ महमूद शेरानी मज़ीद अपने नज़रिए की सदाकत के सिलसिले में दलाइल देते हुए कहते हैं कि दोनों ज़बानों में अस्माओ अफ़ाल के ख़ात्मे में अलिफ आता है। जैसे लफ्ज़ है लड़का, उर्दू ज़बान में बोला जाता है, आखिर में क्या आता है? अलिफ। और पंजाबी में इसे मुंडा कहते हैं, इसके आखिर में भी जो है वो अलिफ आता है। इसी तरह अगर हम इसमें मुअन्नस की बात करें तो उर्दू में छोटी ये आती है लड़की, और पंजाबी में कुड़ी छोटी ये आती है, उसमें भी यही बोली जाती है। दोनों ज़बानों पंजाबी और उर्दू में जमा करने का जो तरीका है वो भी मुश्तरक है। जैसे उर्दू में लड़का, लड़के यानी बड़ी ये इस्तेमाल होती है, इसी तरह पंजाबी में मुंडा, मुंडे। ठीक है, तो इनका कहना है कि दोनों में जमा का सीगा भी जो है वो मुश्तरक है। लड़का लड़के, मुंडा मुंडे, घोड़ा घोड़े और पंजाबी में कोड़ा कोड़े। जहाँ तक दोनों ज़बानों में जमा के सीगों का ताल्लुक है तो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। हाफिज़ महमूद शेरानी का दावा है कि दोनों ज़बानें यानी पंजाबी और उर्दू तज़कीर व तानीस के कवायद में भी मुश्तरक हैं। उनका कहना है कि पंजाबी और उर्दू में तकरीबन 60% अल्फाज मुश्तरक हैं। अक्सर अल्फाज जो अलिफ पर ख़त्म होते हैं, अगर इनको मुअन्नस बनाना हो तो वो छोटी ये पर ख़त्म होते हैं। जैसे लड़का से लड़की और मुंडा से कुड़ी। अगर इनको मुअन्नस बनाना हो तो छोटी ये में तब्दील हो जाते हैं। जैसे बकरा, बकरी, लड़का, लड़की, तो उधर से घोड़ा, घोड़ी। अब इसको अगर हम पंजाबी में जो है वो बोलें तो वो भी छोटी ये में ही जो है वो तब्दील होंगे। फिर हाफिज़ महमूद शेरानी का मज़ीद ये कहना है कि दोनों ज़बानों में मस्तर का कायदा भी यकसा है, यानी फ़ेल अमर के आखिर में नून अलिफ ना जो है उसके इजाफे से मस्तर बनाया जाता है। मसलन उर्दू में वो तमाम अल्फाज जो नून अलिफ ना पर ख़त्म होते हैं उन्हें हम मस्तर कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना वगैरह। तो पंजाबी में भी ये अल्फाज जो हैं वो इसी तरह मस्तर के जो कायदे हैं पंजाबी में भी इसी तरह से हैं। खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना। फिर हाफिज़ महमूद शेरानी का कहना है कि दोनों ज़बानों में फ़ेल तज़कीर व तानीस के हवाले से अपने फ़ाइल के मुताबिक जो है वो आता है। मिसाल के तौर पर लड़की आई, कुड़ी आई, लड़का आया, मुंडा आया, भाई गया, पाई गया। तो इनका कहना है कि ये वो तमाम शवाहद हैं जिनकी बदौलत ये कहा जा सकता है कि उर्दू ज़बान पंजाबी ज़बान के बहुत ज़्यादा करीब है। मज़ीद हाफिज़ शेरानी जो शवाहद पेश करते हैं उसमें उनका कहना है कि फ़ेल लाज़म, फ़ेल माजी, फ़ेल मज़ारे, फ़ेल मुतद्दी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अमर के कायदे और मारूफ़ और मजहूल के असूल और ज़वाबित में भी दोनों जो हैं वो ज़बानें एक जैसी दिखाई देती हैं। पंजाब में उर्दू का नज़रिया जो है वो हाफिज़ महमूद शेरानी ने इन्हीं ठोस हक़ाइक़ के ऊपर जो है वो पेश किया है और इन्हीं हक़ाइक़ को वो शवाहद के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि जो उर्दू ज़बान है वो पंजाबी ज़बान के बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे हम उर्दू में एक कहते हैं, पंजाबी में एक, दो लफ्ज़ दो आता है। हम भांड लफ्ज़ मिरासी यानी भांड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी में भंड कहा जाता है। खांड लफ्ज़ चीनी के लिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी में खंड कहा जाता है। आठ जो है वो उर्दू में और पंजाबी में अठ कहा जाता है। सात जो है वो उर्दू में और पंजाबी में उसको सत कहा जाता है। तो उर्दू की पैदाइश के हवाले से बात करते हुए हाफिज़ महमूद शेरानी ने ये वाले अपने ठोस शवाहद पेश किए हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने उर्दू ज़बान को पंजाबी ज़बान के बहुत
करीब करार दिया है और उनका कहना है कि उर्दू ज़ुबान का मुअल्लद जो है वो पंजाब की सरज़मीन है और इसके साथ साथ दिल्ली भी। तो उर्दू ज़ुबान की पैदाइश और इर्तिका के हवाले से मंदरजा झैल जो नज़रियात आपके सामने पेश किए गए हैं ये मुख्तलिफ़ क़यासियात पर मबनी हैं। उर्दू ज़बान चूँकि पूरे बरसगीर में किसी न किसी सूरत में मौजूद थी, चाहे दक्कन का इलाका हो, चाहे सिंध हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, ये तमाम वो इलाके हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान की नशो-नुमा में, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने में, उर्दू ज़बान को वुसअत देने में कहीं ना कहीं बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया। इन तमाम नज़रियात में इख्तलाफात हो सकते हैं, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तमाम सरज़मीनें जो हैं वो उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने में अहम मुकाम रखती हैं। उम्मीद है कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उसमें से जो चंद एक अहम आपके सामने पेश किए गए हैं उनको समझने में आपको मदद ज़रूर मिली हुई होगी। उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर इंतहाई मुफीद रहा होगा और इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी और मालूमाती नुक्ता नज़र से भी आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।